हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं रीट वैकेंसी में। ये सीधा ये टॉपिक दिया हुआ है वायुमंडलीय संचरण एवं पौने, सभी पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी आधारित क्लास रहने वाली है और मानचित्र आधारित क्लास रहने वाली है। फ्रेंड्स, एक बार क्लास देखने के बाद में आपको कभी भी ये देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर ये टॉपिक किसी भी एग्जाम में दिया हुआ है या किसी भर्ती में ये टॉपिक दिया हुआ है तो ज़रूर आप ये वीडियो देख सकते हो। और रीट वैकेंसी में सीधा ये टॉपिक है वायुमंडलीय संचरण एवं पौने। डिटेल से मैं बात करने वाला हूं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना सकते हो। हम कुछ दिनों बाद में वीडियो लेकर आ रहे हैं, कुछ काम होने के कारण हम वीडियो नहीं लेकर आ पाए, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो प्राप्त होगा। वायुमंडल, सबसे पहले देखेंगे हम वायुमंडल क्या होता है। इसका जो पहले वाला टॉपिक था उसमें हमने आपको समझाया था वायुमंडल के बारे में, वो टॉपिक आप देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी वायुमंडल स्थिर नहीं है, उसमें लगातार गति होती रहती है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। तो ये कुछ, एक मिनट फ्रेंड्स, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, कि वायुमंडल स्थिर नहीं है, उसमें लगातार गति होती रहती है, इससे ही वायु परिसंचरण कहते हैं। वायु परिसंचरण दो प्रकार का होता है, उसमें शामिल होती है पवने और वायु प्रवाह। पवन वेग को प्रभावित करने वाले कारक सभी हम देखते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले कि वायु दाब के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। धरातलीय सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर ऊपर स्थित उसे वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले समस्त भार को वायु एयर प्रेशर कहते हैं। यह आपको मालूम होगा, जितने भी वायुमंडल में परत है और उस पर जो भार पड़ता है उसे ही वायुदाब हम कहते हैं। यह आपको याद रखना पड़ेगा। वायुदाब की खोज सर्वप्रथम ग्यूरिक 1651 ईस्वी में की थी। वायुदाब मापने की प्रचलित इकाई मिलीबार होती है और बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। ये दो है, मिलीबार और बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। ये फैक्ट है और आपको याद रखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में सीधा ये दिया हुआ है। यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से, ये आपके सामने है बैरोमीटर, अगर यदि बैरोमीटर पैमाना अत्यधिक तेजी से कम हो यानी नीचे की तरफ आए तो आंधी तूफान आने की संभावना व्यक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और धीरे धीरे अगर कम हो तो ये वर्षा की संभावना व्यक्त करता है। और यदि बैरोमीटर पैमाने में वृद्धि हो तो साफ मौसम की परिस्थितियां रहेगी। ये इसमें आपको याद रखना है कि अगर बैरोमीटर का जो पैमाना है अगर वो अत्यधिक तेजी से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। अगर वह धीरे धीरे कम हो रहा है तो वर्षा आने की संभावना होगी। अगर बैरोमीटर पैमाने में ऊपर की तरफ यानी वृद्धि होती है तो साफ मौसम की स्थितियां रहेगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट है फ्रेंड्स, और इसकी कोई ट्रिक नहीं बनेगी। अब हम बात करेंगे वायुदाब की पेटियां, एयर प्रेशर बेल्ट है। यह आपको याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी पर वायुदाब के कारकों की विभिन्नता के कारण वायुदाब की पेटियों का असमान वितरण पाया जाता है। पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटियां अवस्थित है। 7 पेटी है और मैं डिटेल से बताऊंगा इनके बारे में आपको। वायुदाब की पेटियां दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिजन्य और एक होती है तापजन्य वायुदाब की पेटी। 3 पेटी है आपकी तापजन्य वायुदाब की पेटी। उनमें से हम देख लेते हैं एक बार। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। 3 पेटी तो आपकी तापजन्य हो गई है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, गतिजन्य पेटी कितनी होती है? 4 होती है। 3 आपकी होती है गतिजन्य वायुदाब की पेटी आपकी 4 होती है, तापजन्य पेटी आपकी 3 होती है। कुल कितनी होती है? 7 होती है। कई बार पूछ लिया जाता है गतिजन्य वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी है, हम देख लेते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी 2 पेटी है। ये आपका ग्लोब है, यहाँ इस प्रकार से मैं आगे मैप में बताऊंगा आपको। ये भूमध्य रेखा है और उपोष्ण उच्च वायुदाब की उत्तरी गोलार्ध में है और उपोष्ण उच्च वायुदाब की दक्षिणी गोलार्ध में ये पेटी स्थित है। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। हम ये आगे देखने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मानचित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अब देखेंगे सबसे पहले हम विषुवत निम्न वायुदाब की पेटी। तो एक बार मैं आपको मानचित्र पर बता देता हूं। यह है आपकी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये फ्रेंड्स कई किताबों में ये दिया हुआ है कि 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में या 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये पेटी पाई जाती है। लेकिन कहीं किताबों में 10 डिग्री भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आपको इतना ही याद रखना है कि ये जो आपकी पेटी है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपको याद रखना है। तो अब हम आपको इसकी विशेषताएं बता देते हैं। कुछ इसकी विशेषताएं है, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, परंतु ये स्थिति स्थायी नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि 5 डिग्री या 10 डिग्री आपको
कई किताबों में दिया हुआ है। तो ये जो पेटी है वो मध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इसकी स्थिति समान नहीं होती है फ्रेंड्स। ये कभी तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ चली जाती है या 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर चली जाती है, तो इसकी स्थिति समान नहीं है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है जिसमें तापमान सदैव ऊंचा बना रहता है, अतः वायुदाब निम्न रहता है। एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जहां अगर तापमान ज़्यादा रहेगा वहाँ वायुदाब निम्न रहेगा, यह ठीक है, आपको यह तो याद ही रखना पड़ेगा। अब आप सभी को मालूम है, हमने जो पिछला टॉपिक क्लियर किया तो उसमें हमने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा पर सीधा तापमान यानी सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इस कारण वहाँ तापमान सदैव उच्च रहता है। तापमान उच्च रहने के कारण वहाँ पर वायुदाब निम्न हो जाता है, इसलिए हम इसको विषुवत निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। इस पेटी को डोलड्रम या शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये जो पेटी है, इस पेटी को हम डोलड्रम के नाम से भी जाना जाता है और शांत पेटी के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है फ्रेंड्स। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, हमने आपको ये शानदार तरीके से बता दिया है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार जरूर आप वीडियो को वापस देखना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी, हम सबसे पहले हम आपको मानचित्र बता देते हैं कि ये किस अक्षांश में और कितने अक्षांश में ये स्थित है आपकी। तो यह है आपकी उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहती है और दक्षिणी अक्षांश में भी ये पेटी स्थित है, और ये दक्षिणी अक्षांश में भी 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब इसको, यह डोलड्रम आपकी पेटी है फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पर एक भूमध्य रेखा है, ये ग्लोब को या पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये सभी हमने जो टॉपिक लेकर आए शुरू से अगर आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। उपोषण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के बारे में हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश के मध्य है। हमने आपको बार मानचित्र के माध्यम से भी समझाया था, अब हम यहाँ पर भी आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। ये भूमध्य रेखा आपकी है और यह आपकी, ये हम आपको बता देते हैं, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध में, 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, यानी 2 पेटी आपकी ये हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इन्हें देखते, इन्हें असव अक्षांश भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसे असव अक्षांश भी कहा जाता है, तो उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी को असव अक्षांश भी कहा जाता है। इस भाग में शीतकाल के दोनों महीनों को छोड़कर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, जबकि यहाँ निम्न दाब होना चाहिए, किंतु यह अवस्था पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जिस क्षेत्र में अगर तापमान सर्वाधिक रहेगा वहां पर वायुदाब निम्न पाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो तापमान भी अधिक है फिर भी उच्च वायुदाब क्यों पाया जाता है, इसका एक रीजन है, वो तापजन्य पेटी में आता है और यह आता है गतिजन्य पेटी में। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है उसके कारण इस पेटी का निर्माण होता है फ्रेंड्स, इस कारण इसको हमें उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने आपको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी हमने बताई थी वो तापजन्य पेटी है, वो ताप के कारण उसका निर्माण हुआ है, लेकिन उपोषण उच्च वायुदाब की जो पेटी है इसका निर्माण आपकी पृथ्वी की गति के कारण हुआ है। तो यह आपको याद रखना है। और विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती है, इस प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों से भी पवनें इस पेटी में उतरती है, परिणाम स्वरूप यहाँ वायुदाब बढ़ जाता है, इस कारण हम आपको इस पेटी को उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो एक बार हम देख लेते हैं उपध्रुवीय कहाँ स्थित है, दोनों गोलार्ध में है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी आपकी 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी दोनों गोलार्ध में ये पेटी स्थित है, और उपोषण भी दोनों गोलार्ध में स्थित है, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी भी दोनों गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी 60 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास ये पाई जाती है। तो हम देख लेते हैं इसकी भी कोई विशेषता। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, इस कारण यहाँ गतिजन्य न्यून वायुदाब का आविर्भाव होता है। इस कम वायुदाब का तापमान से कोई भी संबंध नहीं है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी इसे कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, दोनों गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको वापस बता देता हूं,
ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसकी विशेषता हम देख लेते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी ध्रुवों पर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में अत्यंत शीत के कारण वायुदाब संभवतः उच्च हो जाता है। अतः यहाँ तापजन्य उच्च वायुदाब होता, यहाँ वर्ष भर तापमान हिमांक के नीचे रहता है। अतः दोनों गोलार्ध में वर्ष भर उच्च वायुदाब की स्थिति नियमित रूप से बनी रहती है। तो यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रेंड्स कौन सी पेटी निम्न वायुदाब की पेटी है और कौन सी पेटी आपकी उच्च वायुदाब की पेटी है। तो मैं ट्रिक पर इतना तो विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगी कि कौन सी पेटी आपकी लो प्रेशर की है और कौन सी पेटी आपकी हाई प्रेशर की है। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ये लो प्रेशर की पेटी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी हाई प्रेशर की पेटी हो जाएगी, ठीक है। फिर वापस आपकी लो प्रेशर की पेटी आ जाएगी और फिर वापस आपकी हाई प्रेशर की ये पेटी आ जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसके बाद में वापस हम देखेंगे, अब भूमध्य रेखा से ये आपकी लो प्रेशर की पेटी है, ये आपकी हाई प्रेशर की पेटी है। फिर वापस आपकी लो प्रेशर की पेटी आ जाएगी, फिर आपकी ये हाई प्रेशर की ये आपकी पेटी आ जाएगी। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, LH इस प्रकार से आपको याद रखना है। और अब हम और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जो आपका पवन वेग को प्रभावित करने वाले कारक जो महत्वपूर्ण है, और कई बार ये आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि पवन वेग को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा है या नहीं है। इस प्रकार से एक आपके आ जाते हैं फ्रेंड्स। एक बार हम देख लेते, दाब प्रवणता आएगी ये, ठीक है फ्रेंड्स। और पृथ्वी का आवर्तन बल, घूर्णन बल के कारण फेरल का नियम, वाइज बेलेट का नियम, कोरियोलिस का नियम, हेडली का नियम, ये सभी पवन वेग को प्रभावित करते हैं। और एक बार मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन में सभी की आपको बताऊंगा जिससे आपको यह याद हो जाएगा। दाब प्रवणता वायु की दिशा तथा गति दोनों वायुदाब प्रवणता पर आधारित होती है। वायु की दिशा तथा गति दोनों ही वायुदाब प्रवणता पर आधारित होती है। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को ही, यानी कोई दो स्थान है उसके बीच का ही अंतर को दाब प्रवणता यानी कहते हैं। पवनों की दिशा यानी पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अभी हम आपको बताएंगे पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, सभी पर हम डिटेल से हम आपकी बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है कि पवनों की दिशा किस प्रकार से रहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। अभी हम इसके बारे में और बता देते हैं, जिससे हमारे ये है अपना गोलार्ध है ये, ठीक है फ्रेंड्स। उच्च दाब की पेटी से पवने इस प्रकार से हमारी ये चलेगी, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी पवने चलती है। पवने कभी भी 90 डिग्री यानी सीधी नहीं चलती है, पवने हमेशा इस प्रकार से ही चलती है, टेढ़ी चलती है फ्रेंड्स, 90 डिग्री की ओर नहीं चलती है पवने, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे, फिर हाई प्रेशर यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा पवने। तो हम ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तो हम आपको समझाने के लिए हमने ये आपको बताया है कि पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। पृथ्वी का आवर्तन बल, पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घूर्णन के कारण विक्षेपण बल उत्पन्न होता है अक्ष पर और सदैव 36 वायु वेग या पवन के लंबवत कार्य करता है। इस बल की खोज फ्रांसीसी गणितज्ञ जी कोरियोलिस ने की थी, इसलिए इसे कोरियोलिस बल भी कहा जाता है। तो ये तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। ये रिपीट हो गया। अब हम देखेंगे फेरल का नियम फ्रेंड्स। तो फेरल का नियम भी पवन वेग को प्रभावित करता है। एक बार हम देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिस कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो हम आपको ये समझाते हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हमने एक और यहाँ पर ले लिया है ग्लोब। अब आपका उत्तरी गोलार्ध में कोई व्यक्ति आपका खड़ा हुआ है और आपका चेहरा दक्षिण की तरफ है, ये आपको मालूम है, चित्र के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे। तो फेरल के द्वारा फेरल ने क्या कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये कोई व्यक्ति है तो उसका ये जो हाथ है ये उसका हाथ बायां और ये उसका दायां हाथ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पवने हैं ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसकी बाईं तरफ मुड़ जाती है। तो आपका ये आप कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये बायां और ये दायां आपका हाथ है। तो इस प्रकार से ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर, तो हवा किस प्रकार से होगी, इस प्रकार से आपकी हवा होगी, इस प्रकार से आपकी हवा
चली जाती है फ्रेंड्स। तो ये आपको मालूम है, मैं आगे और डिटेल से बात करने वाला हूँ। फेरेल का नियम मैंने आपको बता दिया है। और अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्थायी और सनातनी या ग्रही पौने हम देखेंगे। ग्लोब पर उपस्थित विभिन्न वायुदाब पेटियों के मध्य वर्ष भर स्थायी रूप से चलने वाली पवनों को सनातनी पौने या स्थायी पौने या ग्रही पौने कहा जाता है। इनमें से आपको डोलड्रम्स की जो पौने हैं, व्यापारिक पौने देखेंगे, पछुआ पौने देखेंगे, ध्रुवीय पौने, और मुख्य रूप से यही है। अब हम देखेंगे डोलड्रम की पेटी तथा विषुवत रेखीय पछुआ पौने। विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य इस पेटी का विस्तार है। मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो यह आपका क्षेत्र है, यहाँ भी पौने चलती है। किस प्रकार से ये चलती है हम आपको ये समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस में पवन की गति अत्यंत मंद होती है तथा इनकी दिशा कोई निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। यहाँ प्राय हवाएं शांत होती है, अतः इसे शांत पेटी या डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोन महोदय है, उनके द्वारा कहा गया है कि डोलड्रम में सामान्य रूप से धरातल पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में हवाएं चलती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में हवाएं चलती है, जिन्हें फ्लोन महोदय ने विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं कहा है और बताया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं वास्तव में विषुवत रेखीय पछुआ हवाएं होती है। तो इसमें कोई खास बात तो है नहीं, लेकिन इसमें जो और डिटेल की जो बात है मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्षेत्र को हम अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। ITCZ भी इसको कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। ITCZ क्षेत्र किसको कहते हैं? विषुवतीय निम्न वायुदाबीय पेटी, जो उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री के मध्य पाई जाती है। तो इस क्षेत्र को ITCZ क्षेत्र भी यानी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं फ्रेंड्स। अब बात करेंगे व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने शानदार है, इसका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और जो रीट प्री की एग्जाम हुई थी उसमें इसका एक क्वेश्चन आया भी था। ये पौने उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब क्षेत्रों से, हमने अभी आपको 7 पेटी बताई थी और वहाँ पर हमने आपको समझाया था, वहाँ से उच्च दाब से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है, फेरेल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। हम आपको ये शानदार तरीके से समझाएंगे, मैप के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने चलती है। इसकी दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो हम आपको उच्च वायुदाब, हमने अभी आपको पेटी समझाई थी, और इस प्रकार से आपकी 30 डिग्री से निम्न वायुदाब की तरफ इस प्रकार से आपकी पवने चलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से ये आपकी पवने चलती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आपकी पवने चलती है। यह आपको मालूम है, हमने आपको बताया भी था। अगर आपने सही तरीके से वीडियो देखा है तब तो आपको मालूम है। अब हम इसकी दिशा देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम इस प्रकार से पवने चल रही है आपकी, और यह आपका ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार से पवने चल रही है आपके सामने है। इस प्रकार से पवने कभी भी सीधी नहीं चलती है, टेढ़ी चलती है। ये आपको मालूम होगा, 90 डिग्री के अनुसार ये पवने नहीं चलती है। अब इसकी दिशा देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से यानी उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, मैप के माध्यम से तरीके से समझा रहा हूँ, आप बस शांत तरीके से एक बार वीडियो पूरा कंप्लीट देखो, आपको आसानी से याद हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इसको हटा देते हैं एक बार। अब हम देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से आपकी ये पवने चलती है। आपको दिशा याद रखना है फ्रेंड्स, दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। दक्षिणी पूर्व से यानी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ये आपकी उत्तरी अक्षांश में हमने आपको बता दिया, ये आपकी दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से आपकी पवने चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यापारिक पवनों को, व्यापारिक पवन मेखला को हेडली कोशिका भी कहते हैं। हेडली कोशिका कहते हैं इस क्षेत्र में जिस प्रकार से यह पवने आपकी चल रही है, इस क्षेत्र को हम हेडली कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट है और ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। अब पछुआ पवने के बारे में हम देख लेते हैं। पछुआ पवन, इस पवन पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में
35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश रेखाओं के मध्य है। इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब के कारण होती है। इनको फेरल कोशिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी के कारण इनकी गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, जिस कारण हवाएं तूफानी हो जाती है। इनकी प्रचंडता के कारण, यानी आपको यह मालूम होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ना स्थल कम है और जल ज़्यादा है, इस कारण वहाँ पर इसकी जो गति है ना वो बहुत ही तीव्र हो जाती है, और यानी तेज गति से इसकी हवाएं वहाँ चलती है। इसी तेज गति के हवा चलने के कारण इसके कुछ नाम रखे गए हैं। दक्षिणी गोलार्ध में बता रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, तो दक्षिणी गोलार्ध के ही नाम है ये। तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांश में इन्हें गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 50 डिग्री अक्षांश के पास इसको भयंकर पचासा कहते हैं। 60 डिग्री अक्षांश के पास इसे चीकती साटा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लिया जाता है। पछुआ पवनों की दिशा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स, दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको दिशा तो याद ही रखनी पड़ेगी, ये तो इंपॉर्टेंट ही फैक्ट है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम सबसे पहले देखेंगे दिशा पछुआ पवने की। तो ये आप नोट्स बना रहे तो नोट्स में लिख सकते हो। मैप में आपको मैं बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आपकी पवने चलती है। तो आपकी जैसे उच्च वायुदाब यह था, इस प्रकार से आपकी पवने चली थी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रकार से इस प्रकार से आपकी पवने चलेगी फ्रेंड्स। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आपकी पवने चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो अब हम देखेंगे पछुआ पवने। तो पछुआ पवने उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे सबसे पहले। तो इस प्रकार से आपकी पवने चल रही है। तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा देखने के लिए हम एक बार इस प्रकार से आपकी पवने चलती है। तो हम इसकी अब दिशा देखेंगे, यह आपकी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पूर्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम देख लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या दिशा होगी इनकी। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिशा इनकी इस प्रकार से आपकी पवने चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा होगी फ्रेंड्स इस प्रकार से आपकी, ये आ गई पवने, और ये हमारी उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलेगी आपकी पश्चिम से ले पश्चिम, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपकी दिशा चलेगी आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये आपकी इस प्रकार से ये दिशा चलेगी। और दिशा से संबंधित आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमने आपको ये बता दिया है और अब आपको आसानी से याद भी हो गया होगा। पछुआ पवने की दिशा हमने बताई है आपको। एक बार मैं फटाफट आपको बता देता हूँ अगर आप नोट्स बना रहे हो। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलेगी आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इस प्रकार से आपकी दिशा चलेगी फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय पवनों की बात करेंगे, इनकी दिशा किस प्रकार से चलती है। मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार। ये ध्रुव की तरफ से चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो इस प्रकार से आपकी ये पवने चलती है फ्रेंड्स। इनकी दिशा भी हम अभी देख लेते हैं आपको। इस प्रकार से आपकी ये चलती है। दिशा से संबंधित क्वेश्चन आता है, मैंने बार बार अभी आपको बताया है कि दिशा आपको याद रखनी है। तो ध्रुवीय हवाएं, ये पवने ध्रुवीय उच्च दाब से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलती है। 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पवने चलती है। इनकी दिशा हम अब देखेंगे और दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। मैप की तरफ चलते हैं और मैप पर ही हम आपको समझाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में हम सबसे पहले दिशा देखेंगे। इस प्रकार से आपकी ये पवने है। ठीक है, तो हम ये पवन ले लिया है। अब यहाँ अपनी दिशा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिशा आपकी चलेगी उत्तर से लेकर पूर्व और दक्षिण से लेकर पश्चिम। तो उत्तर से लेकर पूर्व और दक्षिण से लेकर पश्चिम की ओर इनकी दिशा होगी। उत्तरी गोलार्ध में हम देखेंगे, देख लिया। अब दक्षिणी गोलार्ध की हम बता देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये पवने चलती है। यहाँ आप देख लीजिए मैप में, जिससे आपको आसानी हो जाए।
इस प्रकार से चलती है। अब हमने ये दिशा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये आपकी दिशा चलती है, ये चलती है दक्षिण से लेकर पूर्व और उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर, ठीक है। तो दक्षिण से लेकर पूर्व और उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर, ये इस प्रकार से आपकी दिशा चलती है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना है, दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे गर्म पवनें होती है, और गर्म पवनें कौन कौन सी होती है। कई बार क्वेश्चन यहीं से आता है कि गर्म पवनें कौन कौन सी होती है। चिनूक तथा फोन जो होती है, पर्वतीय ढालों के सारे चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को उत्तरी अमेरिका में चिनूक तथा यूरोप में फोन कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में चिनूक हवाएं चलती है, और चिनूक हवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो रॉकी पर्वत श्रेणी है उनकी पूर्वी ढालों में चलने वाली गर्म हवा है। यहाँ ये हवाएं उत्तरी अमेरिका के वृहद मैदानों में बिछी बर्फ की परत को पिघला देती है, इसलिए इन पवनों को हिम बख्शणी भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस पवन को हिम बख्शणी कहते हैं, तो चिनूक पवन को कहते हैं, और ये क्या है, गर्म पवन है। फोन हवाएं यूरोप में आल्प्स पर्वत क्षेत्र में चलती है। इन हवाओं के कारण प्रभावित क्षेत्र का ताप एकदम से काफ़ी बढ़ जाता है। इससे हवा की जमी बर्फ पिघल जाने से पशुओं के लिए चारागाह तैयार हो जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव आपका स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। तो कई बार इस प्रकार से लिखा जाता है कि फोन गर्म हवा किस देश की है, तो स्विट्जरलैंड की है। यह आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर हम देख लेते हैं सिराको। सिराको चलती है सहारा के रेगिस्तान अल्जीरिया से उत्तर में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवाएं, जो इटली, स्पेन आदि को प्रभावित करती है। इन हवाओं को इटली में सिराको कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, टूनिसिया में चिली कहते हैं, स्पेन में लेविस आदि नामों से जाना जाता है। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि एवं फलों के बागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। सिराको हवा की गर्म पवनें हम देख रहे हैं। हर मटन देखेंगे, मुख्यतः नाइजीरिया, अफ्रीका की सारा मरुभूमि से बहने वाली गर्म, शुष्क और तेज हवाओं को हर मटन कहते हैं। हर मटन के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट सुहावना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर की संख्या दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिक फिल्टर हम देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है ब्रिक फिल्टर। गर्म पवनें और देखेंगे, सांता आना। सांता आना अत्यंत गर्म और धूल भरी हवाएं हैं, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन से होकर तटीय मैदानों तक प्रभावित होती है। इसका कुप्रभाव कैलिफोर्निया के फलों के बगीचों पर पड़ता है। मानव के लिए ये पवन अत्यंत कष्टकर होती है, क्योंकि इसमें धूल और रेत की मात्रा अधिक होती है, जिससे श्वास लेना कठिन हो जाता है। इस प्रकार के पवन को जापान में यामो, अर्जेंटीना में जोंटा के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यामो जापान की एक गर्म एवं शुष्क हवा है। जोंटा अर्जेंटीना की गर्म एवं शुष्क हवा है। ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में चलने वाली गर्म हवा है। ब्रग दक्षिणी अफ्रीका में चलने वाली गर्म हवा है। सिस्टन पूर्वी ईरान के सिस्तान प्रांत में ग्रीष्म काल में चलने वाली हवा है। इसको 120 दिन की पवन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्वेस्टर अथवा काल बैसाखी असम व पश्चिमी बंगाल में है। ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन से पूर्व चलने वाली हवाएं, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है, काल बैसाखी कहलाती है। न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क तेज हवाओं को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। और अब देख लेते हैं हम ठंडी स्थानीय पवनें देखेंगे। बोरा, ये शुष्क एवं ठंडी प्रचंड हवा है, जो एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। इसका प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से इटली में देखने को मिलता है। मिस्टल देखेंगे, आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर स्पेन व फ्रांस में बहने वाली ठंडी व शुष्क पवनें। इन हवाओं से बचने के लिए इनकी प्रवाह दिशा के समकोण बाग तथा झाड़ियों में लगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। ठंडी पवनें अब देखेंगे हम। बिलजर्ड देखेंगे, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरिया, कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवाएं। साइबेरिया में इन्हें बुरान कहते हैं। परगा देखेंगे, रूसी टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है। पंपेरो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे के पंपास घास के मैदान में चलने वाली शीतल हवाएं है। फ्राइजेम या सुराजो ब्राज़ील में चलने वाली ठंडी हवाएं है। नोर्थ तरा पापागायो मेक्सिको में चलने वाली ठंडी हवाएं है। 22 फ्रांस की एक अति ठंडी हवा है। और लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में पूर्व से चलने वाली ठंडी हवा है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हमने ट्रिक भी बनाई थी, लेकिन समय का अभाव होने के कारण हम आपको ट्रिक नहीं बता पाएंगे। ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें आपको हम गर्म और ठंडी पौने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।